नमस्कार। महिला सशक्तिकरण और महात्मा गांधी, इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं अंजलि, जो इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में मनोविज्ञान विभाग में प्रवक्ता है, अपने साथ लेकर आए हैं स्टूडियो में श्रीमती शालिनी अग्रवाल, जो एक एनजीओ चलाती हैं, महिलाओं को, लड़कियों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देती हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर इंदु गोयल, जो इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में अंग्रेजी में प्रवक्ता हैं। मेरे साथ डॉक्टर स्तुति सिंह हैं, जो इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में मनोविज्ञान विभाग में अतिथि प्रवक्ता हैं। दर्शकों, आज जब सारा देश पूज्य महात्मा गांधी की 150वीं जन्मशती मना रहा है, उस समय इस विषय पर चर्चा करना महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सोचना ज़रूरी है कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते देवता रमन्ति तत्र। ऐसा भारत जहाँ ऐसी संस्कृति विद्यमान थी, वहाँ कालांतर में, सदियों में ऐसा क्या हुआ कि स्त्री दुर्दशा की शिकार होती चली गई। इतनी ज़्यादा दुर्दशा हुई कि महात्मा गांधी अपनी आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ अपने यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका में बराबर स्त्रियों की दुर्दशा के ऊपर लिखते रहे, लोगों को आगाह करते रहे कि स्त्रियों को कमज़ोर समझना भूल होगी, रीत रिवाजों के तले उनको गुलामी करवाना उचित नहीं है। स्त्री को गुलाम नहीं, उसको कॉमरेड बनाने की ज़रूरत है। और इसीलिए उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के ऊपर जोर दिया। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने जब इस विषय पर सोचना शुरू किया तो बहुत देर के बाद 2001 में महिला सशक्तिकरण जैसे जो योजनाएं हैं, पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल किए गए और एक अभियान के तौर पर इसको शुरू किया गया। बहुत सारी योजनाएं हुई, जिनमें शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इस सारे क्षेत्रों में महिला को सशक्त बनाने के लिए प्रयास शुरू हुए और उसका प्रभाव आज हमको दिखाई दे रहा है। स्त्रियों में साक्षरता की दर बढ़ी, आर्थिक उन्नति हुई। बहुत सारे अखबार में ऐसे समाचार सुनाई देते हैं जहाँ पर, अभी मैं हाल में ही पढ़ रही थी कि रेलवे की कोच फैक्ट्री में जहाँ पर पुरुष घाटा दे रहे थे, वहाँ जब स्त्रियों को लगा दिया गया तो उन्होंने बहुत अधिक उत्पादन किया। लड़कियाँ चांद पर जा रही हैं, मिशन मंगल में शामिल हो रही हैं और सेना में, मतलब कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर आज महिलाएं अपनी भागीदारी नहीं दिखा रही हैं। इन सब के साथ साथ समाज में कुछ सुगबुगाहट भी हो रही है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जैसे जैसे महिला सशक्त हो रही हैं, वैसे वैसे समाज पर, परिवार पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। तो इसी विषय पर बहुत सारी चुनौतियां और बहुत सारे प्रश्न हैं, जिनके समाधान, जिनके उत्तर ढूंढने के लिए हम लोग आज आपस में चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर इंदु गोयल से मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगी कि किस तरह की चुनौतियों की वो बात करती हैं आज के समय में। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया कि आज महिला सशक्त भी हो रही है, वो पढ़ी लिखी भी है, आर्थिक रूप से स्वावलंबी भी है, लेकिन फिर भी उसके आगे नई चुनौतियाँ हैं जी। वो चाहे निम्न कोटि की महिला हो या उच्च कोटि की महिला हो। उच्च कोटि से मेरा तात्पर्य है कि जो उच्च वर्ग से है कि जो पढ़ी लिखी हैं, नौकरी कर रही हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि अपने पति के बराबर ही उनका भागीदारी हो। वो कभी कभी अक्सर उनसे आगे निकल जाती हैं। जब वो आगे निकल जाती हैं तो उस में खुशी होने की बजाय मैंने अक्सर देखा है कि पति जो है वो काफ़ी कुछ कॉम्प्लेक्स फील करता है, फिर धीरे धीरे उसको फ्रस्ट्रेशन में वो चेंज हो जाता है और उसका वो जो बिहेवियर है वो हर चीज़ में रिफ्लेक्ट होने लगता है। तो यहाँ उसके लिए एक बड़ी चुनौती बनती है कि मैं कैसे सामंजस्य बिठाऊँ। इसी तरह से जो निम्न वर्ग की हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी है, अशिक्षा है, वहाँ महिलाएं बहुत ज़्यादा वर्क कर रही हैं, बहुत ज़्यादा काम करती हैं, मेहनत करती हैं, सुबह से उठती हैं, घर भी देख रही हैं, फिर 4-6 जगह काम भी करती हैं। वहाँ के पुरुष और ज़्यादा काहिल होते जा रहे हैं और वो दिन भर बस उनसे ही पैसा मांगते हैं और अगर वो नहीं देती हैं शराब पीने के लिए या अपना नशा करने के लिए और नहीं देती हैं तो फिर वही हिंसा और उनके साथ मिसबिहेवियर, गाली गलौज, ये सब होता रहता है। तो इसके लिए ना तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसमें कुछ हेल्प कर सकता है और ना मुझे लगता है कोई लॉ करेगा, बल्कि ये सामाजिक तरह से या उनको खुद डिसीज़न लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग हो, वो एसर्ट करें, उसके बाद ही तब उस और ज़्यादा सशक्त हो पाएंगे। तो आप जो कह रही हैं कि जो महिलाओं का शोषण है दोनों तरह से हो रहा है, मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी हो रहा है
और आर्थिक स्तर पर भी हो रहा है। बिल्कुल, जैसे आपने पढ़ी लिखी महिलाओं के साथ कहा, तो मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि बहुत मनोवैज्ञानिक दबाव उनके ऊपर रहता है। यदि वो निर्णय लेना चाहती है, जैसा आपने कहा कि असर्ट करना चाहिए, अगर वो असर्ट करती हैं तो उनके इर्द गिर्द जो महिलाएं हैं वो महिलाएं उनको शायद बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखती हैं। और हर महिला ये चाहती है कि मैं जहाँ पर भी रहूँ मुझे एप्रिसिएशन मिले, मुझे अनुमोदन मिलता रहे। और जो निम्न वर्ग में जो महिलाएं हैं वहाँ पर उनका आर्थिक शोषण होता है, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद वो यही महसूस करती हैं या यही कहती हैं कि हम क्या कर सकते हैं, असहायता की स्थिति रहती है। चूँकि आर्थिक की बात चली है तो शालिनी जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप जब उनको ट्रेन करती हैं तो इस विषय में आप महिला सशक्तिकरण और चुनौतियों के विषय में आप किसको सबसे बड़ी चुनौती देखती हैं? देखिए, जो मैं एनजीओ में जैसा काम कर रही हूँ तो मैंने सबसे बड़ी चुनौती लड़कियों के संग क्या देखी है या महिलाओं के संग जो उनके संग समस्या आती है जी। कि सबसे पहले तो वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। तो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो घर में भी उनकी वैल्यू नहीं होती है, वो वजूद अपना नहीं कर पाती हैं, वो परेशान परिवार से ही रहती हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की ज़रूरत है उनको। और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए या तो शैक्षिक उनकी स्किल बेस्ड होना चाहिए, शिक्षा उनकी हो। तो जब पैसे नहीं है तो शिक्षा भी नहीं कर पाते हैं वो लोग। बहुत सरकार की योजनाएं तो चल रही हैं और शिक्षा लेती है, लेकिन आज के समय के अनुसार वो शिक्षा उनके लिए काफ़ी नहीं है। जितना मतलब आजकल फैसिलिटी मिल रही है तो वो उसमें नहीं आ पा रही हैं, तो वो कमज़ोर के कमज़ोर बनी हुई हैं। और जो कंपटीशन का समय है जो उसमें वो कमज़ोर बनी हुई हैं। जो कमज़ोर वर्ग है कमज़ोर अभी बना हुआ है। चेंज आया है, मैं ये नहीं कह रही, बदलाव तो आया है, लेकिन अभी जितनी बदलाव की ज़रूरत है, जो गति होनी चाहिए वो गति मैं नहीं देख रही हूँ। इसका मतलब शिक्षा और आर्थिक जो प्रगति है वो दोनों चूंकि आपस में जुड़े हुए हैं और अभी वो उतना आप सोचती हैं कि परिवर्तन नहीं हाँ, आ रहा उतना है। परिवर्तन नहीं है जितनी गति से आज टेक्नोलॉजी इतना हम लोग को। स्तुति जी, आपने अपनी शिक्षा पूरी की है, हाल ही में आपको पीएचडी की डिग्री प्राप्त हुई है। लगभग 10 वर्ष तक मुझे मालूम है कि आप हॉस्टल में रही हैं। तो इस महिला सशक्तिकरण पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो यंग जनरेशन है, अभी शिक्षा की बात हो रही थी, उनके सामने कैसे वो इसको देखती हैं और कौन कौन सी चुनौतियाँ उनके सामने आती हैं? जी, जो मैंने देखा और समझा है उससे मुझे एक चीज़ जो बिल्कुल साफ नज़र आती है वो ये कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के यंग जनरेशन में, खासकर लड़कियों में, बहुत ही मिसकंसेप्शंस हैं। उन्हें ये पता ही नहीं है कि सशक्त होने के मायने क्या हैं। जब हॉस्टल में लड़कियां 12वीं की परीक्षा पास करके शुरुआत में आती हैं तो बहुत सारे ऐसे लड़कियों को भी मैंने देखा है कि भ्रमित हो जाती हैं। जिस तरह से सोशल मीडिया, टेलीविज़न और आजकल तो वेब सीरीज़ लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है, या जिस तरह से रोल मॉडल्स दे रहा है उनको, जिससे वो कई बार आइडेंटिफाई भी करती हैं, और यह उनके अंदर एक दिशाहीनता पैदा करता है। और इसकी वजह से मुश्किल होती है कि शिक्षा जिस उद्देश्य के लिए वो आई हैं यहाँ पर, कुछ कंपटीशन पास करके एक बेहतर अपने आप को करियर बनाने में, वो उनको उसमें उनको मुश्किल आती है और वो भ्रमित होकर इन गैर ज़रूरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती हैं। इसी में मैं थोड़ा आपको और ऐड करूँगी यहाँ पर कि 2 तरह की लड़कियाँ आती हैं जो मैंने देखा है। एक आती हैं जो शिक्षा के लिए जूझ रही हैं और जिन स्थितियों में वो रहती हैं, पढ़ाई कर रही हैं, माता पिता उनसे अवगत भी नहीं और उनको सपोर्ट भी नहीं मिलता है। लेकिन माता पिता जिन लड़कियों की आपने चर्चा किया कि जो मिसगाइडेड हैं या भ्रमित हैं, इन्हीं का उदाहरण लेती हैं कि सशक्तिकरण का जो दुष्प्रभाव है वो ये है कि बच्चे आज किसी की सुनते नहीं हैं, जैसा चाहते हैं वो कपड़ा पहनना चाहते हैं और किसी भी तरह की वो आज़ादी चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए मुझे ऐसे कपड़े पहनने हैं, बहुत सारे ऐसे किस्से सामने आते हैं जहाँ पर स्वतंत्रता और सशक्तिकरण को वो ये मानती हैं कि अगर लड़के सिगरेट पी सकते हैं तो हम क्यों नहीं सिगरेट पी सकते, हम भी हुक्का बार जाएंगे, और इसके दुष्परिणाम हमारे समाज में आ रहे हैं। तो बड़ा एक कन्फ्यूज़न सा है। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हुक्का, सिगरेट या किसी भी तरह की ये चीज़ें जितनी हानिकारक लड़कों के लिए हैं उतनी ही हानिकारक वो लड़कियों के लिए हैं। भ्रमित उनका होना इसलिए भी आजकल ज़्यादा हो गया है क्योंकि जिस तरह से वो समाज में देख रही हैं कि तवज्जो उनको ज़्यादा दी जा रही है जो मॉडर्न है। तो इस वजह से होता क्या है कि जब वो एक आपके जो बहुत
क्वालिटेटिव ईयर्स होते हैं आपके पढ़ाई के दौरान, जब आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रही होती हैं, वो उसमें आप अपना समय बर्बाद कर ले जाती हैं। और अच्छा, अब ये आप मुझे बताइए, जैसे आपने शिक्षा और कंपटीशन की बात कही, क्या लड़कियों को आपको ऐसा लगता है कि आज बिल्कुल उतना ही दर्जा प्राप्त है जितना लड़कों की शिक्षा पे माता पिता ध्यान देते हैं? ये एक बिल्कुल सोचने का विषय है, क्योंकि अगर आप देखिए अपने आसपास भी, तो लड़कियों को जब कंपटीशन के लिए भेजा जाता है और जब लड़कों को भेजा जाता है, तो हमारे घर परिवार और आसपास बहुत से लोग इस बात की कंप्लेन करते हैं कि एक ख़ास उम्र आने के बाद लड़कियों को लगातार परिवार की तरफ से ये प्रेशर बनाया जाता है कि ठीक है, आप पढ़ाई अपनी जारी रखिएगा, लेकिन पहले शादी, अभी आप इस उम्र में हैं, आपकी शादी ज़रूरी है, करियर बाद में बन जाएगा। जबकि लड़कों को इस तरह की चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता है। उनके लिए कैरियर को हमेशा ही प्रेफरेंस के तौर पे देखा जाता है, मतलब वो जैसे विषय खुद पढ़ना चाहती हैं वो पढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि जब लड़कियों को कैरियर ऑप्शंस चूज़ करने की बात आती है, तो कुछ खास तरह के विषय या कुछ खास तरह के कैरियर, जैसे टीचिंग को ले लीजिए, या आप जो 9 to 5 वर्क वाली चीज़ें हैं, बैंकिंग सेक्टर है, उसके लिए ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। उसके ऑपोजिट अगर आप पुलिस सेक्शन है, पुलिस डिपार्टमेंट है, या अगर कोई महिला वो एडवोकेट बनना चाह रही है, तो उसको समाज में उतनी प्राथमिकता या उस नज़रिए से नहीं देखा जाता है। इंदु जी, स्तुति जी जो बात कर रही हैं, उसमें जो बात निकल कर आ रही है, जो आपने भी मेंशन किया, कि जो निर्णय लेने की जो क्षमता है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है महिला सशक्तिकरण के लिए। तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास ज़रूर चल रहे हैं, लेकिन आज भी जो रेशियो है वो 65% लड़कियों का है, तो 80% से ऊपर लड़कों का है, या 90 के करीब होगा। लड़कियों को अपने विषय की चीज़ लेने की स्वतंत्रता नहीं है। तो ये जो निर्णय लेने की जो बात है, ये क्या आप समझती हैं कि महिलाओं के साथ भी विभिन्न विषयों पर ये लागू होता है? ये मुझे लगता है कि जन्मजात हो जाती है। इसका जिम्मेदार हम शायद खुद होते हैं कि हम बिल्कुल बचपन से, जब से बच्चा पैदा होता है तब से उनको मतलब उनमें अंतर करने लगते हैं, डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं कि ये बालक है और ये बालिका है। अगर कोई बच्चा यानी कि बालिका लड़की है और वो ये कह दे मुझे गन चाहिए, अरे नहीं नहीं, तुम गन का क्या करोगी। इसी तरह से अगर लड़का कोई कहे मुझे डॉल से खेलना है, तो उसको भी एक कहा जाएगा अरे तुम लड़के डॉल से नहीं खेलते। तो यहाँ से जब हम उनकी इसी तरह से परवरिश करते हैं, तो आगे आते आते तक हमेशा यही लगता है कि लड़कियाँ बस घर के काम करें। उनको जो सेट भी दिया जाएगा वो किचन वाला सेट दिया जाता है, लड़कों को डॉक्टर वाले सेट दिए जाते हैं। आप विभिन्न तरह की महिलाओं के संपर्क में रहती हैं, ये जो निर्णय लेने की क्षमता है, आपने अपने अनुभव में बताइए कि वो क्या ऐसा कर पाती? जैसे गरीब तबके की हैं, अगर वो कमा रही हैं तो वो चाहेंगी, मैंने बहुत सारी ऐसी स्त्रियों की कहानी सुनी है जो चाहती हैं कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी, लेकिन घर में बावजूद इसके कि वो कमा रही हैं, पति उनके अलाउ नहीं करते हैं कि नहीं, पढ़ने की क्या ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ, ऐसा भी केस आता है। लेकिन काफ़ी हद तक महिलाओं को अपनी स्थिति सुधारने के लिए तो खुद जागरूक होना पड़ेगा जी। ये, और मैंने बहुत मोटिवेशन भी किया है और महिलाओं में बहुत चेंजेस आए हैं। देखिए ऐसा होता है, किस तरह से आप उनको परिवर्तित करती हैं? परवरिश की बात इंदु जी ने कही, तो क्या आप कुछ ऐसी भी सलाह देती हैं कि आप अपने बेटे और बेटियों को दोनों को कैसे परवरिश हाँ करिए? बिल्कुल, क्योंकि ये कमज़ोर वर्ग से आती हैं, तो ये जो इन्होंने बताया कि हाँ लड़कों को ये किया जाता है, लड़कियों को, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये चीज़ होती है। और जब पैसा नहीं रहेगा तो लड़के को बल्कि पढ़ाते रहेंगे और लड़कियों कहें तुम घर में काम करो, ये बहुत प्रोमिनेंट सी चीज़ है। तो उसके लिए मैं उनको मोटिवेट करती हूँ कि अगर वो सहयोग करेगा तो वो भी सहयोग करेगी तुमको, और घर के काम तो भाई सबको मिलके करने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि पुरुष मानसिकता को बहुत बदलने की ज़रूरत है। तो ये जो बदलने की ज़रूरत है, ये कैसे बदलेंगे? महिलाएं ही तो बदलेंगी, क्योंकि माँ हम जो होती है इसीलिए वही महिला को सर्वप्रथम शिक्षा होती करने है। की ज़रूरत, कहते हैं ना, अगर आप एक लड़की को पढ़ा रहे हैं तो पूरा परिवार पढ़ रहा है, इसीलिए तो शिक्षा तो पढ़ाई की जैसे आपने बात की, तो स्तुति जी मैं आप कुछ कहना चाहते हैं इस विषय में? मैं ये कह रही थी कि अगर लड़कियां, जो आजकल नया शायद मोदी जी ने भी चलाया है स्टार्टअप का या एंटरप्रेन्योरशिप का है, तो इसमें लड़कियां बहुत काम करना चाहती हैं, लेकिन उसके लिए उनको डोर टू डोर जाना पड़ता है, इवनिंग में काम करना पड़ता है, तो समाज उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता है और उसको बिल्कुल अलग तरह की एक दृष्टि उसके ऊपर डाली जाती है जब वो शाम को जाता है। स्तुति जी शायद और ज़्यादा, क्योंकि ये उसी उम्र से गुजर रही हैं, और
जी, निर्णय लेने के विषय पर ही हम लोग बात करेंगे। कई बार एक और पक्ष है इसका जो आप हमें देखने की ज़रूरत है एक्चुअली, कि शिक्षा तो अपनी जगह है, उसके कुछ रेस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, आप फाइनेंशियली इतने कॉम्पिटेंट नहीं हैं कि आप अपने सभी बच्चों को उस तरह से शिक्षा दे पाएँ। तो जो एक सशक्त होने के मायने हैं लड़कियों को, हमें ये बताने की भी ज़रूरत है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर शिक्षा बहुत ऊंचे दर्जे की प्राप्त की है तभी आप सशक्त हैं। हमारे पास समाज में एग्जाम्पल्स हैं गुलाबी गैंग और इस तरह की महिलाओं की, कि वो उतनी शिक्षित नहीं है फिर भी उन्होंने समाज में अपनी एक जगह बनाई है। तो आप कई बार जो सशक्त होने की बात होती है वो आपके अंदर से ही आती है। मैम ने जैसा कहा कि स्टार्टअप और इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, जैसे आपने कहा जो लोग जागरूक हैं, जैसे मान लीजिए हमारे संविधान में बराबरी का अधिकार दिया गया है प्रॉपर्टी में, तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई महिला अपने पिता की प्रॉपर्टी में कुछ करती है तो आप शायद बेहतर बताएंगी कि क्या स्थितियां सामने आती हैं। तो कानून ने ज़रूर, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि स्त्री और पुरुष को एक बराबर का अधिकार है, लेकिन ये हमारा सामाजिक ढांचा कुछ इस तरह का है कि अगर कोई भी लड़की अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाती है तो उसके भाइयों को अच्छा नहीं लगता है, और वो इसी डर से कि मेरे रिलेशंस ख़राब हो जाएंगे अपने आप को विड्रॉ कर लेती है। और उसी में कभी कभी होता है उसको सच में ज़रूरत है, वो आर्थिक रूप से सच में कमज़ोर है, उसके बाद भी उसकी आवाज़, वो अपनी आवाज़ नहीं उठाती है और अपना एक तरह से खुद को शोषित कर लेती है कि मेरे रिलेशंस ख़राब हो जाएंगे। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, जो हम सब लोग इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि महिला और पुरुष जो है वो उनकी बराबरी की बात है। मेरा ये मानना है कि हम क्यों बराबरी की बात करें। दो अलग अलग यूनिट है, एक मेल है एक फीमेल है, और दोनों स्वतंत्र हैं। कौन किससे आगे बढ़ेगा, कौन किसके बराबर क्यों, सो दोनों अपने तरह से आगे बढ़ें और किसी को किसी के साथ में। महत्वपूर्ण बात की, देखिए यहाँ जो समस्या सामने आई थी उसमें यही था कि पुरुष जो मेल शॉविनिज्म जिसको हम कहते हैं, जिसकी वजह से ये स्थितियां आई। आप सभी लोग, हम लोग इसमें शामिल, हमने कहीं ना कहीं इसको महसूस किया होगा कि जब आप बराबरी की आप बात करें, जब तक बराबर नहीं आएंगी तब तक सशक्तिकरण नहीं होगा। तो बराबरी की इस होड़ में क्या होता है कि यदि पुरुष पहले सुपीरियर था तो आज बहुत सारी स्त्रियां अपने आप को सुपीरियर साबित करने में लगी हैं, जिसको कि फेमिनिज्म का नाम दिया जाता है, जिसको लोग फेमिनिज्म विद इन कोट कहते हैं। तो फेमिनिज्म के भाई हम तो फेमिनिस्ट हैं, तो फेमिनिस्ट हैं, तो अगर सुपीरियर होने की वजह से स्थिति थी तो आप भी सुपीरियर होने की कोशिश कर रही हैं, तो समस्या तो आएगी, समाज में विसंतुलन की स्थिति आती है। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हैं जो इस विषय पर बहुत चर्चा करती हैं कि हमको आज़ादी चाहिए। तो फेमिनिज्म, आज़ादी, ये सब हमारे समाज के कौन से पहलू हैं? मुझे जो लगता है वो ये कि जब आप आज़ादी की बात करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आपको किसी ने जेल में बंद करके रखा है, और आज़ाद होना और सशक्त होना ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। आप जब अपने ज़िंदगी का एक छोटा सा डिसीजन लेते हैं कि मुझे ये विषय पढ़ना है या मुझे ये करना है इसके बजाय, बिकॉज़ ये मेरे लिए बेहतर है, वहाँ पर भी आप सशक्त हो रही हैं। जब आप बस में ट्रैवल कर रही हैं, अगर किसी ने आपके साथ कुछ छेड़खानी की और आपने उठ के जवाब दिया तो वहाँ बैठी और लड़कियों के कंपैरिजन में आप सशक्त हुई, आपने उनके लिए एग्जाम्पल सेट किया। बहुत महत्वपूर्ण बात बताइए कि एक लड़की जिसने ये उठकर अपनी आवाज़ उठाई वो सशक्त है, फिर वो दूसरों के लिए बनती है। यहीं पर एक मुझे और ध्यान आ रहा है, एक ऐसा मुद्दा है जिसकी तरफ हम लोग ने ध्यान नहीं दिया। नौकरी के क्षेत्र में, कॉरपोरेट सेक्टर में आज भी महिला और पुरुष की जो पे होती है, वेतन जो होता है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन है। मेरे ख्याल से समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं मिलता है। तो ये बात तो उनके ऊपर भी लागू होती है जो आज हमारे समाज में बहुत सशक्त महिलाओं के रूप में अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं। बॉलीवुड एक बड़ी जगह है जहाँ पर वो है, वहाँ पर भी ये इश्यूज़ समय समय पर उठते रहे हैं कि उनको जो उनके मेल एक्टर्स हैं उनके कंपैरिजन में कम वेतन दिया जा रहा है। और मुझे ये लगता है कि इस दिशा में कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है ग्राउंड लेवल पे। फ़िलहाल कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं जहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, लेकिन कॉरपोरेट सेक्टर्स में ये अभी भी ये माना जा रहा है और ये किया जा रहा है, ये व्यवहार में है असल में, कि जब तक पुरुष एक अगर कोई ग्रुप बन रहा है उसमें नहीं होगा या सुपीरियर पोस्ट उनको दी जा रही है, महिला है तो वो कैसे ही उसको हैंडल कर सकती है। इसी से जुड़ा हुआ एक जो मुद्दा आता है कॉर्पोरेट सेक्टर में या कार्य क्षेत्र में, यौन उत्पीड़न जी, ये मुझे लगता है कि शायद बहुत बड़ी चुनौती है जो महिलाएं अपने सशक्तिकरण में महसूस करती हैं। और
जो मज़ेदार तो मैं नहीं कहूँगी, जो आयरनी है वो ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस का कानून तो बन गया, और डोमेस्टिक वायलेंस या जो क्राइम अगेंस्ट विमेन का कानून बन गया। जो एक्चुअल विक्टिम है वो तो इसका फ़ायदा नहीं उठा रहा है, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है। ये भी महिला सशक्तिकरण की राह में एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में है। तो इसको हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं? इस बारे में मुझे जो लगता है कि जो स्टेप लेने की ज़रूरत है वो समाज के अन्य लोगों के अलावा महिलाओं को खुद लेने की ज़रूरत है। जो उनके मन में डर, संकोच और एक जो शर्म वाली भावना है उससे ऊपर उठकर उन्हें जाने की ज़रूरत है। अगर वो उठकर खड़ी हो रही हैं और कह रही हैं कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है, तो वो सामने वाला आदमी डरेगा जिसने असल में गलत किया है। आपको इसके लिए संकोच करने की या आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सशक्तिकरण का ही उदाहरण आपने दिया, लेकिन इंदु जी, शालिनी जी, शायद आप इससे सहमत भी होंगी कि जब भी कभी ऐसा होता है कि जो आवाज़ उठाती है, तो सबसे पहले लोग कहते हैं ना, महिला ही महिला की दुश्मन है। वो महिलाएं ही होती हैं, वो घर की महिलाएं होती हैं, वो आपकी माँ हो सकती है, वो आपकी कोई आंटी हो सकती है, जो अपने घर की इज्जत के नाम पे उसका मुंह बंद कराती हाँ, है। बिल्कुल। इसमें कैसे परिवर्तन लाया जाए? ये बिल्कुल होता है कि जब भी महिला घर से बाहर निकलती है और अगर उसने थोड़ी प्रोग्रेस कर ली, उन्नति कर ली, तो घर वाले उसके ऊपर उंगली उठाने लगते हैं और गलत उसके आचरण पर ब्लेम भी किया जाता है। तो वहाँ वो उसको अपने को प्रूव करना होगा कि कहीं वो कोई गलत काम नहीं कर रही है, बल्कि अपनी योग्यता पर वो आगे बढ़ रही है। ये उसको हो सकता है थोड़ा सा समय लगे, लेकिन मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो अगर अपने सही तरह से चल रही है, आगे बढ़ रही है, तो एक दिन वो सबका मुंह बंद करने की योग्यता पूरी तरह से में रखती है। लेकिन वो एक दिन वो कब आएगा? हमें अपने ही सारी स्त्रियों में वो कौन सी अवेयरनेस, जागरूकता पैदा करने की ज़रूरत है जिससे हम ऐसी पीढ़ी को तैयार करें जहाँ पर हम, जब जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है, ये बेटी कौन बचाएगा? बाहर से कोई आकर बेटी को नहीं बचाएगा। वो बेटी और बेटे दोनों को आपको इस तरह से तैयार करना होगा जिसमें, और ये काम महिला ही कर सकती हैं। तो मुझे लगता है कि जब महिला आज बराबरी की बात करती है कि हम पुरुष के समान हमको अधिकार मिले, पुरुष के समान हमको कानूनी अधिकार मिले, हमको समानता मिले, हमको दर्जा मिले, वहाँ जिन बातों को वो नज़रअंदाज कर रही है, वो ये नज़रअंदाज कर रही है कि जो बच्चे का हम लालन पालन करते हैं वो तो हम ही करते हैं, वो हम किस तरह से करें। शालिनी जी, मैं चाहूँगी कि आप एक गृहस्थ जीवन में जो चीज़ें सामने आती हैं। भाई मेरे सामने तो जो समस्या आती है कि महिलाएं तो क्योंकि महिलाओं को जीवन में कई पड़ाव पार करने पड़ते हैं, लाइक उनका जीवन कई पड़ाव पे चेंज होता है। जैसे शादी होती तो चेंज हो गया, फिर माँ बनी तो चेंज हो गया। तो शारीरिक रूप से उनको सशक्त होने की बहुत ज़रूरत है। उनको पता होना चाहिए कि इस समय, और हम ही महिलाएं हैं जो अपने घर में जैसे बेटियां हैं तो उनको ध्यान देना है और लोगों को मोटिवेट करना और लोगों को ही बताना है कि किशोरी अवस्था में भाई उनको खून की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, उसके बाद विवाह होता है उसमें क्या ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद इसकी किस किस चीज़, क्योंकि हम लोगों का बहुत बदलाव आते हैं। वो एक बदलाव चुनौती के रूप में आता है, क्योंकि आप ये नहीं जानते हैं कि जो हमारे बदलाव आ रहे हैं वो पॉजिटिव रूप में हो रहे हैं, नेगेटिव रूप में हो, और अगर पॉजिटिव हो गए तो ठीक है, नेगेटिव को फिर वापस उसी से लड़ना होता है। तो एक तो समस्या ये हो जाती है, ऊपर से परिवार, फिर उसके बाद समाज। तो परिवार और समाज के लिए हमको सुदृढ़ बनाना होगा। तो उसके लिए मैं समझती हूँ कि पहले शैक्षिक जो भी कराइए, स्किल बेस्ड डेवलपमेंट वाला शिक्षा होनी चाहिए। जिन जिन मुद्दों पर हम लोग ने चर्चा की, मैं आप सबकी सहमति से यदि उसको पिन पॉइंट करना चाहूँ तो सबसे पहली बात आती है कि शिक्षा के क्षेत्र में केवल पढ़ाई कर लेना ही काफ़ी नहीं है। लड़कियों को और लड़कों को दोनों को उनके अपनी रुचि के हिसाब से विषय, अगर पोषण छांटने की आज़ादी होनी चाहिए, या स्वतंत्रता होना चाहिए, या सशक्तिकरण हम कह सकते हैं, डिसीजन लेना कह सकते हैं। और ये भी दूसरी बात इसी के साथ है कि पढ़ाई के लिए जिस पोषण की आवश्यकता है वो लड़कियों को भी उतना ही पोषण मिले। जब तक ये काम माताएं नहीं करेंगी, जहाँ पर उन्होंने अच्छी चीज़ बेटे को खिलाई, आज भी ऐसा है, आज भी ऐसा। और जो लड़कियां हैं उसने कहा, अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एग्जामिनेशन हॉल में लड़की बेहोश होकर गिर गई, पता लगा क्या हुआ, उसने कुछ खाया नहीं था। माँ ने जिद भी नहीं की कि तुम एग्ज़ाम देने जा रही हो, लेकिन कुछ खा कर जाओ। तो एक तो ये है कि माताओं को यहाँ पर बहुत सशक्त होने की ज़रूरत है। कोई बाहर से आकर आपको सशक्त नहीं करने जाएगा। आपके अंदर एक शक्ति विराजमान है, पहले आपको स्वयं उसको जागृत करना होगा, और उसके बाद अपनी बेटियों का और अपने बेटों का भी
लालन पालन इस प्रकार से करना होगा कि वो ये समझ सकें कि समाज में अगर कोई गाड़ी चलती है तो दो पहिए होते हैं। और ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारी भारतीय संस्कृति में अर्धनारीश्वर का स्वरूप है। अभी जब 8 मार्च को महिला दिवस पर लोग बधाइयाँ दे रहे थे तो मैंने अपने सभी पुरुष साथियों को ये कहा, आपको भी हो, क्योंकि आप आधा हिस्सा आप भी हैं। तो नर और नारी दोनों एक ही में हैं। इसके साथ में एक बात और कहना चाहूँगी कि सशक्तिकरण के नाम पे लड़कियाँ सोचती हैं कि हमें सती सावित्री सीता नहीं बनना है। सोचने की ज़रूरत है, सती सावित्री और सीता ये कौन महिलाएं थीं? सीता की जो शक्ति थी वो किसके लिए थी? समाज के लिए थी। सावित्री ने यमराज से लड़कर अपने पति को जीता, और सती जो थी वो अपने पति के प्रेम में उन्होंने अपने आप को उत्सर्ग किया। तो ढकोसलों में मत जाइए, कंजर्वेटिव मत बनिए, लेकिन जानने की कोशिश करिए कि वो शक्ति जो आपके अंदर है उसको संतुलित रूप में, ना तो आप ये कहिए कि मैं तुमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, तुमसे ज़्यादा कमाती हूँ, आप ये कहिए कि हम दोनों समान हैं, समान रहकर समाज में संतुलन पैदा करते हुए समाज को सही दिशा पर ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। अंत में दर्शकों, पूज्य बापू को याद करते हुए मैं यही कहना चाहूँगी कि जो उनका भारत का सपना था, उस सपने को साकार करने में स्त्रियों की जिस भूमिका की उन्होंने परिकल्पना की थी, उसी परिकल्पना को लेते हुए हमें समाज को और देश को आगे लेकर जाना है। धन्यवाद। धन्यवाद।